हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस टॉपिक में हम गुप्त साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चूंकि इससे पहले जो है राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के बारे में हमने शॉर्ट में चर्चा की थी, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज सामाजिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गुप्तकालीन सामाजिक परंपरा क्या है। 4 वर्गों में विभक्त थी। 4 वर्गों का आधार क्या होता था, गुण और कर्म ना होकर यहाँ पर क्या है, जन्म, मतलब जिस जो व्यक्ति या बालक जिस वर्ण में जन्म लेगा, 4 वर्ण है यहाँ पर, तो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका वही वर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर माना जाता था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान क्या था, सर्वोच्च था। क्षत्रिय वर्ग का भी मुख्य कार्य क्षेत्र की रक्षा तथा सैनिक सेवा थी। वैश्यों का था वर्ण का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यवसायिक तथा, तथापि वे क्षत्रिय का व्यवसाय अपनाते थे। वाणिज्य व्यापार के पतन के कारण वैश्यों की सामाजिक स्थिति में इस समय क्या आई थी, गिरावट आई थी। आगे है गुप्त काल में वष्टि, ये एक शब्दावली है। अब वष्टि का अर्थ क्या होता था, तो बलात् श्रम या बेगार का एक प्रकार होता था। इसमें श्रम से छूट के लिए एक निश्चित राशि कर के रूप में देय होती थी। ये एक प्रकार का कर था। तो ये कर है क्या, वष्टि क्या है, एक प्रकार का कर है जो कि देना पड़ता था बलात् श्रम या बेगार किसी भी प्रकार में। तथा राज्य की आय का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था। इसके तहत जनसाधारण में सेना और विशिष्ट अधिकारियों के लिए खाद्य पदार्थों सहित अन्य वस्तुओं की निःशुल्क व्यवस्था करनी पड़ती थी। आगे है इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। तो यहाँ पे शूद्रों की जो स्थिति है वो सुधार होती हुई दिखाई पड़ती है। अब इन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे है गुप्त काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप अनेक मिश्रित जातियों का उदय हुआ। वर्ण संकर जाति तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को अछूत माना जाता था। यहाँ पर फायान जो है के अनुसार समाज को स्पर्श वर्जित था। तो फायान कहते हैं कि जो अछूत है वो स्पर्श नहीं कर सकते थे किसी को, इस तरह से वो बताता है। स्मृतियों में उन्हें अन्यत्र तथा चंडाल कहा गया है। तो स्मृति ये हमें पता लाती है कि जो अछूत है वो चंडाल है और अन्यत्र जय है, स्मृति के अकॉर्डिंग। आगे पॉइंट दिया है नई जातियों में भूमि अनुदान के प्रथा के विकास के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया था। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किसने किया, तो आंसर होगा हमारा याज्ञवल्क्य। इनका प्रधान कार्य केवल लेखकीय ही नहीं होता था, बल्कि ये लेखाकरण, गणना करना, आय व्यय और भूमि कर के अधिकार भी होते थे। आगे है जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम ओशनम स्मृति में हुआ है। तो जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख कहाँ हुआ, सर्वप्रथम ओशनम स्मृति में हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुप्तकालीन अभिलेखों में इन्हें प्रथम कायस्थ या ज्येष्ठ कहा गया है। आगे है अब हम दास प्रथा की बात करेंगे। तो दास प्रथा जो है, गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के तथा नारद जो है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही किया, यानी दास को मुक्त करने का भी अनुष्ठान होता था, जिससे दास क्या है, दासता से मुक्ति पा सकते थे। तो ये विधान सबसे पहले किसने किया, नारद ने। इस काल में अंत में दास प्रथा में शिथिलता दिखाई देती है। मतलब गुप्त काल के जब अंत हो रहा था उस समय क्या है, दास प्रथा ढीली पड़ती हुई नजर आती है। आगे हम स्त्रियों की बात करेंगे कि मूवमेंट कंडीशन किस प्रकार से थी। तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका मुख्य कारण था उपनयन संस्कार बंद होना।
ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, अल्पायु में विवाह होने लग गए थे, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर जोर शोर से दिखाई देता है। आगे है, इस काल में उत्तर भारत में देवदासी प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। देवदासी प्रथा के कामसूत्र में मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं। आगे है, अब हम यहाँ पे धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। तो धार्मिक स्थिति में देखते हैं, गुप्त शासकों का राजकीय धर्म जो है वो वैष्णव था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गुप्त साम्राज्य में शासकों का धर्म क्या था, मेन तो वैष्णव धर्म था। उन्होंने परम भागवत की उपाधियां धारण की तथा गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। तो ये दोबारा से महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2 शासक हुए हैं जैसे कि समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त, जो अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त करते हैं। तो 2 शासक ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से 2 शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। आगे है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। इस काल में हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए हैं। पहला है, मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई, यानी अब मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। यज्ञ का स्थान किसने ले लिया? उपासना में, उपासना ने ले लिया, यानी अब यज्ञ बड़े बड़े नहीं किए जाएंगे, उपासना की जाएगी। उपासना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई। आगे है, वैष्णव तथा शैव धर्म का समन्वय हुआ, दोनों एक साथ क्या हुए, मिल गए। आगे है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी अनेक अवशेष मिले हैं, जैसे देवगढ़ जो कि झांसी में है, झांसी यानी यूपी में है, कई लोग इसको एमपी में मानते, तो एमपी में नहीं है, यूपी में है झांसी। झांसी का पंचायतन श्रेणी दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। तो इसका जो पिक्चर यहाँ पर लगाया गया है इस तरह से, ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला पिक्चर जो है इस मंदिर में इधर दिखाया गया है। ये दोनों ही एक ही उसे लिया गया है। तो ये बहुत पास से लिया गया है, जिसमें विष्णु जी हैं जो हैं वो शैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। वहाँ यहाँ पर शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे देवतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल में नारायण, संकर्षण, लक्ष्मी जैसे आदेविक देवी देवताओं को वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग बना लिया गया। गुप्त काल में मंदिरों तथा मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ अवतारवाद की धारणा का उदय हुआ। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहवर्मन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कलिकी हैं। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा आरंभ हुई, यानी 3 मूर्तियों का यहाँ पर उद्भव हुआ। किस किस का? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है और यहीं से इनकी क्या है, पूजा स्टार्ट हो जाती है। गुप्त काल में अन्य देवताओं की तुलना में देवी शक्ति का वैभव अत्यंत बढ़ गया था। अर्ध नारीश्वर के रूप में शक्ति और शिव दोनों संप्रदायों का एकीकरण हुआ, परंतु शक्ति की प्रधानता स्वीकार की गई है। यहाँ पर आगे है, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर बनवाने एवं मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा अभिलेख है जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर बनवाने एवं मरम्मत करवाने का उल्लेख मिलता है। तो हमारा आंसर होगा मंदसौर अभिलेख। आगे है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि कौन से गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, गुप्त काल में बौद्ध एवं जैन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ।
महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। विहारों, चैत्यों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस काल में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य वसुबंधु, असंग, दिभंगनाथ थे। फायान के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के क्या थे? केंद्र थे। आगे हम बात करेंगे कला एवं स्थापत्य की। तो कला एवं स्थापत्य से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। पूरे यूजीसी नेट के जो पेपर है हिस्ट्री का, उसमें से कला एवं स्थापत्य से, चाहे वो मिडिवल हो, एंशियंट हो, मॉडर्न हो, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम यहाँ पर गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य को देखेंगे। गुप्त काल में स्थापत्य, मूर्ति कला एवं चित्रकला के अतिरिक्त अन्य विविध कलाओं का भी उत्थान हुआ। कला एवं संस्कृति की दृष्टि से यह काल क्या है? स्वर्ण युग माना जाता है। यानी स्वर्ण युग यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कला एवं स्थापत्य का सबसे ज्यादा डेवलप होता हमें दिखाई देता, इसलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा गया। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए। आगे हम यहाँ पर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। तो गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। यहाँ यानी कि मंदिर बनाने का जो प्रारंभ है वो हमें गुप्त काल से प्रारंभ होता दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से क्या है, मंदिर बनाए जाते थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इस काल के मंदिरों के निर्माण में छोटी छोटी ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से एक पुनः इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं वो किसके बने हैं? तो छोटी छोटी ईंटों तथा पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला है, इस काल में मंदिरों की विशेषता क्या है? गर्भगृह है, दलान है, सभा भवन है, ड्योढ़ी है, प्राचीर युक्त प्रांगण है, चपटी और शिखर युक्त छतों का निर्माण किया गया। तो चपटी और शिखर युक्त छतों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर चपटी है और शिखर युक्त छत है। ठीक है, आगे है, फिर आगे हम और देखते हैं तो इसका डेवलप हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मंदिर है, इसलिए इस पर जो है यहाँ पर इस तरह से नहीं है। आगे देखते हैं, देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों क्या प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। यानी कि जो मूर्ति है वो इधर रखी जाएगी, बाकी इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। आगे है, भुमरा का खो का शिव मंदिर, तिगवा एवं उदयगिरी का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर तथा भीतरगांव का ईंटों का मंदिर इस काल की प्रमुख इमारतें हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें मंदिर ऐसा है जो गुप्त काल का नहीं है, या पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल के हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम है, भुमरा एवं खो का शिव मंदिर, तिगवा एवं उदयगिरी का विष्णु मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर आदि हैं, प्रमुख हैं। आगे देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्ति कला क्या है? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। विष्णु की मानवाकार यानी मानव के रूप में प्रतिमाएं बनाई गईं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं बनी, जिसमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सारनाथ और मथुरा की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं वो इसी समय बनाई गई थी। आगे है, गंगा एवं यमुना का मूर्ति के रूप में किस काल में बनाया गया? गुप्त काल में बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे हम चित्रकला की बात करेंगे, पेंटिंग की बात करेंगे यहाँ पर। तो गुप्त काल में चित्रों के अवशेषों को बाघ तथा अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता गुफाएं वर्तमान महाराष्ट्र में अवस्थित शिलाकृत गुहा स्थापत्य के उदाहरण है। अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 क्या टोटल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? 29, जिसमें से 16, 17 और 19 क्या है? गुप्तकालीन है। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कौन ऐसे नंबर दे दिया जाएगा
इस तरह से। और पूछा जाए कि कौन सी जो है वो गुप्त काल है, कि वो गुफा संख्या है, तो 16, 17 और 19। तो इस तरह से कूट बनाकर भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि गुप्त काल की कौन कौन सी, 16, 17 और 19। आगे है अजंता की गुफाएं क्या है, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये अजंता की गुफाओं की पेंटिंग का यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे वात्स्यायन के काम सूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं में से एक में की गई है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे चित्रकला के चित्रों के अवशेषों को बाघ तथा अजंता की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता गुफाएं वर्तमान में महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। शिलाकृत गुहा स्थापत्य के उदाहरण अजंता की जो 29 गुफाएं उसमें से 16, 17 और 19 है, और बौद्ध ये दोबारा से यहाँ पर आ गया है। आगे यहाँ पर शिक्षा और साहित्य की हम बात करते हैं, ये भी हमारा पॉइंट पिछले उसमें स्लाइड में कवर हो गया। तो यहाँ पर अब हम शिक्षा और साहित्य की बात करेंगे। तो गुप्त कालीन अभिलेखों में 14 प्रकार की विधाओं का उल्लेख है। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा इस काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। नालंदा भी आगे चलकर विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस काल की अधिकांश रचनाएं कौन सी है, संस्कृत भाषा में हुई है। तो जितनी भी रचनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं वो कौन सी भाषा में है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि जो गुप्त काल की भाषा थी, जैसे आज हमारी कौन सी भाषा है, तो इंग्लिश को ज़्यादा मानते हैं, जो भी पढ़ाई होती है सारी इंग्लिश। तो इस समय वैसे देखा जाए तो बहुत सारी लैंग्वेज है। साउथ में चले जाओ तो बहुत सारी वहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ उत्तर में आ जाओ तो हिंदी है, इंग्लिश और भी है। तो इसी तरह क्या है, गुप्त काल में भी क्या है, जो मेन भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी, यानी कि जो भी लेखन कार्य किया जाता था तो संस्कृत में किया जाता था। आगे अधिकांश पुराणों की रचना इसी काल में हुई है। तो पुराणों की रचना इसी काल में मानी गई है। महाभारत और रामायण का अंतिम रूप क्या है, इसी समय संकलन किया है। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति की स्मृतियां इसी काल में लिखी गई हैं। आगे भारत के प्रमुख षड दर्शनों का अंतिम रूप संकलन गुप्त काल से ही हुआ है। जो दर्शन है हमारे 6, उनका अंतिम रूप से गुप्त काल में ही संपूर्ण हुआ है। असंग ने महायान संग्रह, योगाचार की भूमि शास्त्र, महायान का सूत्र अलंकार जैसे ग्रंथ की रचना की है। आगे हम बात करेंगे तकनीक एवं विज्ञान की, यानी विज्ञान एवं तकनीक के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें थी। तो गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति किसमें हुई है, गणित में और ज्योतिषी के क्षेत्र में होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आर्यभट्ट इस काल का सबसे महान वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। तो यूजीसी नेट हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है और आंसर भी देखने हैं, क्वेश्चन भी देखने हैं, ताकि हम अपने जो आंसर हैं वो सही कर पाएँ। तो आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 12 मेहर और जितने भी है यहाँ पर आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। कभी एक पूछता है या फिर कूट बना के पूछता है, लेकिन ये कंफर्म है कि पूछता है। और अगर जिसको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो उसके वीडियो पूरे अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना जो है आर्यभट्टीय थी, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण ग्रह यहाँ पर लगता है। सूर्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी, सूर्य नहीं, यहाँ पर शून्य है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि शून्य की खोज किसने की है, तो आंसर हमारा आर्यभट्ट होगा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, ग्रेविटी का प्रिंसिपल यहाँ पर दिया था इन्होंने। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में वराहमिहिर ने ज्योतिषी के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, उन्होंने पंच सिद्धांतिका
12 मिहिर की कौन सी है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक एवं लघु जातक की क्या है? रचना की है। तो ये किसके वो थे सिद्धांत के प्रतिपादक? तो ज्योतिष के थे 12 मिहिर। आगे नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, इन्होंने रस चिकित्सा की खोज की। धन्वंतरी ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। तो धन्वंतरी एक आयुर्वेदा है। आगे गुप्त कालीन प्रमुख साहित्य की बात करेंगे यहाँ पे। तो रामायण पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें मूलतः कितने हैं? 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 और फिर क्या 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यह महाकाव्य बालकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड नामक 7 कांडों में क्या है? बांटा गया है। ये किसको बांटा गया? तो ये रामायण को। आगे हम महाभारत की बात करेंगे। तो महाभारत क्या है? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक हैं, जिसे जय संहिता कहा जाता है। श्लोकों की संख्या 24,000 होने पर यह भारत कहलाया। आगे है गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने पर यह सप्त सहस्त्री संहिता तथा महाभारत कहलाया। आगे है पुराण। तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण क्या है? पुराणों में मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों में सर्वप्रथम प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बात करेंगे स्मृति की। तो स्मृति क्या है? भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व शताब्दी 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है। मौर्योत्तर काल में रचित मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसके पश्चात गुप्त काल में जो है याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति आदि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो फिर कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।